Hello friends, welcome back to our channel Creatico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will cover the paper Language Across the Curriculums of B.Ed course, which is very important paper. So जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगी उसको अच्छी तरह से पढ़ के उसका रेस्पॉन्स आप लोग कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं. एंड माई सेल्फ पोर्नाली ठाकुरिया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज नेगेटिव क्वेश्चन, व्हाट इज पॉजिटिव क्वेश्चन. तो यहाँ पे देख रहे हो, ए टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन इज द क्लास 2. तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन. अगर यहाँ पे नॉट अगर होता तो हमको क्या देखना पड़ता, मीन्स 3 करेक्ट है, उनमें से कौन सा नहीं है वो देखना पड़ता. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रिक. ओके. So first question is about it. Teacher asks the question in the class to keep students busy, maintain discipline, attract students attention and teach. यहाँ पे और एक मैं टिप्स देना चाहूंगी कि क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक साथ पढ़ के रेस्पॉन्स को भी पढ़ो एंड थोड़ा लॉजिक लगाना, खुद से जो सीखा है ऑल you will apply and then you will give the response. Okay, तो थोड़ा टाइम देख लो क्या होगा. The correct response is C. जिस किसी ने भी C दिया है रेस्पॉन्स, वेरी गुड, कीप इट अप. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A curriculum is the sum total of a schools that influence a child. दैट रह गया है यहाँ पे. ए करिकुलम क्या है, करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्कूल्स दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड. करिकुलम क्या होता है, ए जो एक चाइल्ड को, चिल्ड्रन को इन अ स्कूल में इन्फ्लुएंस करता है इन व्हाट, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर्स और एक्शन. क्या होगा. ओके, करेक्ट रेस्पॉन्स देख लेते हैं. द करेक्ट रेस्पॉन्स इज बिहेवियर्स. जो स्कूल का करिकुलम का मेन जो मोटिव होता है, द मेन मोटिव, या फिर तुम लोगों ने अगर लर्निंग सीखा है, लर्निंग के बारे में कुछ भी पढ़ा है, तो वहां पे क्या रहता है कि टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन लर्निंग इज नीडेड. जितना, इसलिए करिकुलम में क्या इंक्लूड होता है, लर्निंग इंक्लूड होता है. सो लर्निंग ऑलवेज हेल्प्स इन द चेंज ऑफ बिहेवियर और द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. जो तुम्हारा बिहेवियर है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाना, अच्छा करना. तो ये सब कुछ क्या होगा, दिस will means the curriculum will also help in the change or the modification or influence the behavior of a child. So very good, those who have given behavior as a correct response. Question number, so the next क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस. स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता क्या है. तो यहाँ पे ऑप्शन है, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस हु डू नॉट शेयर ए कॉमन फर्स्ट लैंग्वेज. जो कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट पीपल के बीच में और उनका डिफरेंट नेशन के लोग आके यहाँ पे, जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो डिफरेंट लोग जो भाषा बोलते हैं उनका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कॉमन नहीं है. क्या वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है जो आपस में वो लोग बात करते हैं, या फिर इट इज अ वैरायटी यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन देयर पब्लिक डिस्कोर्स. जो पब्लिक डिस्कोर्स मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, टेलीविजन में, मास मीडिया में जो
डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल जो भाषा बोलते हैं वो है क्या, या फिर जो घर में जैसे कि सिबलिंग लैंग्वेज और ब्रदर लैंग्वेज और फैमिली लैंग्वेज जो फैमिलीज में बोले जाते हैं, ब्रदर सिबलिंग्स के बीच में बोले जाते हैं, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, या फिर जो लैंग्वेज मतलब हर एक लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इनफॉर्मल वर्ड्स। इनफॉर्मल वर्ड्स मतलब जो फॉर्मल वर्ड्स नहीं है, जो जैसे कि आपस में हम लोग दो मिलके कुछ अपना ही वर्ड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन टेंस के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत ही इनफॉर्मली जो बात होता है वो है क्या। तो करेक्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? The correct response will be option 2, B. Those who have given B, very good. क्या होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज? एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पब्लिक डिस्कोर्स में उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक्स में जो स्टैंडर्ड वे में लिखा जाता है, टेंस फॉलो किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, दैट विल कम अंडर इट। उसके अलावा टेलीविजन में न्यूज़ रिपोर्ट जो न्यूज़ बोलते हैं उनका कितना अच्छा हिंदी बोलते हैं, अगर हम लोग इंडिया का बारे में बोलेंगे। तो उसी तरीके से कोर्ट कचहरी में इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ऑल शुड हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ हर एक उस लैंग्वेज का क्या होता है स्टैंडर्ड वे में बनाया जाता है ताकि हर इंसान उसको मतलब उस लैंग्वेज को समझ में आए। तो इसीलिए नंबर बी इज द करेक्ट रेस्पॉन्स। The next question is about steps in writing process includes। क्या क्या steps includes होता है writing process में? प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजिंग और ऑल ऑफ द above। रिवीजिंग मतलब रिवीजन के बारे में बोला गया है। प्री राइटिंग, राइटिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्री राइटिंग होता है, ड्राफ्टिंग होता है, रिवाइजिंग और ऑल ऑफ द अबोव। थोड़ा सोचो। So the correct response is number D. Okay? कुछ भी राइटिंग प्रोसेस या फिर रिसर्च रिपोर्ट या फिर लिख रहे हो कुछ भी राइटिंग, उसमें पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रफली यू हैव टू राइट समथिंग, उस एरिया के ऊपर तुमको रफली लिखना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा प्री राइटिंग में। उसके बाद ड्राफ्टिंग बनाना होगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ड्राफ्ट बनाया जाता है, जैसे कि ब्लूप्रिंट भी हम लोग बोल सकते हैं। उस तरीके से राइटिंग प्रोसेस में उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, यू हैव टू रिवाइज कि तुमने क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ना होगा। सो ऑल दिस थ्री steps are very important in the writing process. So all of the above is the correct response. Then question number 5 is the use of first and second language in the classroom। क्या है use of first and second language? first and second language क्या है? अगर ये नहीं समझ में आया तो यू कैन गो थ्रू माई ओल्ड वीडियो जो मैंने लैंग्वेज के ऊपर बना के रखा है। ओके तो क्या होता है फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज इन द क्लासरूम? टू सॉल्व लिंग्विस्टिक टास्क, इवेलुएट रिटन वर्क, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ द above। क्लासरूम के अंदर हम फर्स्ट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, ऑल दैट, या फिर हम लोग जो सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द मदर टंग। ओके मदर टंग जो तुम जन्म होते ही तुमको जो उस देश की भाषा हो जो तुम्हारे स्टेट में चलता है, दैट विल बी योर फर्स्ट लैंग्वेज। एंड सेकंड लैंग्वेज कौन सा होगा? स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर एडमिशन लिया तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम है तो हिंदी हो जाएगा, बंगाली, जो अदर लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं हमारे मदर टंग के अलावा। ओके सो
तो लैंग्वेज का काम क्या है क्लासरूम के अंदर? टू सॉल्व लिंग्विस्टिक टास्क, ये भी सही है, हम अभी एनालाइज करेंगे एक एक करके। टू सॉल्व लिंग्विस्टिक टास्क, जो भी है हमारे लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज का डिफरेंट डिफरेंट टास्क या फिर जो समझने का जो प्रोसेस होता है उसको सॉल्व करता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको सॉल्व करता है। देन इवेलुएट राइटिंग वर्क, इवेलुएट करता है, जो हमने लिखा है उसको हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड, एक वर्ड तुमने लिखा है तो वो करेक्ट है रॉन्ग है उसको भी हम लोग किस तरह से जानेंगे? इफ वी हैव प्रॉपर नॉलेज या फिर फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज के बारे में अच्छे तरह से जानते हैं, देन वी कैन इवेलुएट द रिटन वर्क आल्सो। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। क्लैरिफाई हो सकते हैं कि नहीं क्वेश्चन? अगर हमको हिंदी पता है, जैसे कि मेरा मदर टंग हिंदी है, या फिर जो भी बंगाली है, किसी का असमीज है, तो जैसे कि मुझे असमीज आता है तो मैं क्या किस तरह से पूछ सकती हूँ क्लासरूम में? आई कैन आस्क इन असमीज में, मैं वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो जो भी टीचर रहेगा वो मुझे क्लैरिफाई कर देगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो इसीलिए देन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खुद का दूंगी तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज इज असमीज। तो बिकॉज मैं असम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा सेकेंड लैंग्वेज कौन सा हो गया? हिंदी, इंग्लिश, या फिर उसके बाद जो आएगा ऑल दैट विल बी माय सेकेंड लैंग्वेज। सो ऑल दिस कैन आई कैन डू ऑल दिस बिकॉज आई नो फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज। मैं अपना गलती भी सुधार सकती हूँ, इवेल्युएट कर सकती हूँ रिटन वर्क, क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, क्या बोला है। So I can evaluate that part also and I can clarify my doubts or I can solve my question. So the correct response is all of the above। ठीक है, इस तरीके से एनालाइज करके ट्राई करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, which will not come under the reading strategy for note making? नोट मेकिंग में अच्छे तरह से पढ़ना। नोट मेकिंग में ये कौन सा क्वेश्चन है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? नॉट है, मतलब 3 करेक्ट है, एक रॉन्ग होगा, है ना? तो उसको देखते हैं, विच विल नॉट कम अंडर टीचिंग सॉरी रीडिंग स्ट्रेटेजी। रीडिंग स्ट्रेटेजी में फॉर नोट मेकिंग में कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, फर्स्ट सर्वे, कैरेक्टर, रिव्यू एंड रिसिप्ट। थोड़ा सोचो। So the correct response is character। रीडिंग स्ट्रेटेजी में जब हम लोग रीडिंग स्ट्रेटेजी पढ़ाया है, वो चीज भी मैंने पढ़ाया है। जब हम लोग रीडिंग करते हैं किसी भी स्टोरी को या फिर उसमें या फिर रिसर्च आर्टिकल हो, जर्नल का आर्टिकल हो, तो उसमें अगर हम लोगों को नोट्स बनाना है तो हम लोग कौन कौन से चीजों को देखेंगे? फर्स्ट वी विल सी द सर्वे, कि उसमें से एनालाइज करके या फिर क्या मेन मेन पॉइंट है। जैसे कि सर्वे में जैसे कि देखा गया कि 2011 में इतने परसेंट का लिटरेसी है, स्टेट वाइज डिवाइड किया जाता है। सो दोज पर्टिकुलर थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोट डाउन। उसको नोट डाउन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उस तरीके से रिव्यू प्रोसेस, मतलब पूरा एक आर्टिकल, तुमने एक आर्टिकल सेम आर्टिकल दो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने लिखा है, तो तुमने दोनों आर्टिकल पढ़ के तुम क्या कर रही हो? अनकॉन्शियसली तुम क्या कर रही हो? यू आर डूइंग द रिव्यू पार्ट। रिव्यू कर रही हो कि इसने ये पॉइंट कवर किया है, इस ऑथर ने ये चीज लिखा है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों पेपर को कंपेयर करके आई एम डूइंग रिव्यू एंड आई एम मेकिंग माई ओन नोट्स। सो सी नंबर मीन्स रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नोट मेकिंग। उसके बाद रिसिप्ट, की रिसिप्ट मतलब क्या तुमको सही लगा है, उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा
You have to do your analysis, so that's why receipt is also very important. ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नॉन फिक्शन टेक्स्ट स्ट्रक्चर विल नॉट फॉलो। जो नॉन फिक्शन टेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रक्चर I have covered, you can go through that video also कि text structure किस क्या क्या होता है। and question is negative, not follow है, कौन सा follow नहीं करता है। देखते हैं, A is sequence, B is description, then story element and cause and effect। अगर नॉन फिक्शन टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है तो you can give this answer। तो द करेक्ट रेस्पॉन्स बोलने से पहले देख लेते हैं ना एक एक करके सीक्वेंस। अभी नॉन फिक्शन क्या है, फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है। किसी को नॉन फिक्शन स्टोरी पसंद है, किसी को फिक्शन स्टोरी पसंद है। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स रहते हैं उस स्टोरी में, उसको किसी किसी को पसंद आता है फिक्शन में, एंड किसी किसी को वो एलिमेंट्स नॉन फिक्शन में ज्यादा पसंद आते हैं। सो द करेक्ट रेस्पॉन्स वो है दैट इज स्टोरी एलिमेंट इज नॉट इन नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन वाला मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ किस तरह से होता है। जैसे कि एक रिसर्च आर्टिकल, तो रिसर्च आर्टिकल में क्या देखा जाता है, वहां पे स्टोरी देखा जाता है कि एक राम किसी के घर पे गया है, ये हुआ है, उसके साथ ये हुआ है। तो रिसर्च आर्टिकल इज नेवर लाइक दैट, नहीं होता है उस तरह से, है ना। तो ये जो रिसर्च आर्टिकल है वो हो गया है नॉन फिक्शन में। फिक्शन में क्या देखा जाता है, किसी भी एक नॉवेल्स वगैरह, किसी का स्टोरीज, so all this will come under fiction type of text structure। नॉन फिक्शन में ज्यादातर प्रॉब्लम एनालिसिस किया जाता है। प्रॉब्लम है कुछ, उसको एनालिसिस करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना। तो ऑल दिस विल कम अंडर नॉन फिक्शन टेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस को फॉलो करेगा नॉन फिक्शन। सीक्वेंस मीन्स स्टेप बाय स्टेप्स, नंबर 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको फॉलो करता है नॉन फिक्शन। डिस्क्रिप्शन टाइप होता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको पहले तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टोरी एलिमेंट नहीं होता है, कोई राम नहीं है, कोई रहीम नहीं है, कोई सीता गीता, ये कोई भी नहीं है। तो स्टोरी एलिमेंट इज नॉट इन नॉन फिक्शन। कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन फिक्शन का, साइंटिफिक होता है ज्यादातर। साइंटिफिक मतलब अगर जैसे कि अगर जैसे कि एग्रीकल्चर का कुछ आर्टिकल तुम लोग पढ़ रहे हो, तो वहां पे क्या देखा जाएगा कि बारिश की वजह से फॉर रेन द क्रॉप्स आर हार्वेस्ट हो रहा है, क्रॉप्स बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो कॉज, किसी भी चीज का कॉज होता है एंड उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इन एन एजुकेशन फील्ड में भी हम लोग देख सकते हैं, किसी का अगर एकेडमिकली उसका डेवलप हो रहा है, मीन्स क्या, मीन्स द टीचर इज टीचिंग नाइसली। कोई भी टीचर अगर अच्छे तरीके से सिखा रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन हिज और हर स्टूडेंट्स का मार्क्स में देखने को मिलेगा, स्टूडेंट का नॉलेज में देखने को मिलेगा। सो नॉन फिक्शन टेक्स्ट स्ट्रक्चर विल नॉट फॉलो स्टोरी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट chronological text structure means। chronological text structure क्या होता है? A, their similarities, differences are discussed. B, the results of something are explained. Then C, information in the passage is organized in order of time, or information is expressed as a hierarchy or in priority। कौन सा होगा, थोड़ा सोचो। क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? अगर क्रोनोलॉजी का वर्ड का मीनिंग भी अगर पता है तो यू कैन रिलेट विथ दिस ऑप्शंस।
थोड़ा। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल बेसिकली, क्रोनोलॉजिकल जैसे कि 1992, 1990, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 1991, 92, 93। तो ये क्या है, एक ऑर्डर में आया है कि नहीं? तो ये जब एक ऑर्डर में आता है related to time, then it can be called as a chronological। तो chronological टेक्स्ट लिखने का तरीका कैसा होगा? थोड़ा ऑप्शन को देखो एंड समझो। Okay, the correct response will be C. Very good, those who have given the correct answer। तो क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट स्ट्रक्चर का मीनिंग है इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, कोई भी एक पैसेज में जब ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है उसको इन ऑर्डर, ऑर्डर में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल टेक्स्ट स्ट्रक्चर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्वाइजेशन इज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है वो बता दिया है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होगा या फिर कौन कौन सा हो सकता है? ए, इट इज एन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट है। बी, इट इज वेरी रैपिड। सी, इट डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन कॉज एंड इफेक्ट। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो फर्स्ट लैंग्वेज का जो करेक्ट रेस्पॉन्स है दैट इज ऑल ऑफ द अबोव। ओके, क्या होता है जो फर्स्ट लैंग्वेज, जो हम लोग हमारा मदर टंग है, वो इंस्टिंक्टिव है। जन्म लेने के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं वो चीज, इसीलिए इसको इंस्टिंक्टिव लैंग्वेज भी बोला जाता है। इट इज वेरी रैपिड, रैपिड वे में इसको हम लोग सीखते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो दिस वेरी रैपिड। एंड इसमें क्या होता है, वी डोंट नीड या फिर डजंट रिक्वायर एनी इंस्ट्रक्शन। छोटा बच्चा जैसे कि 3 साल की उम्र में या फिर उससे भी पहले क्या होता है, बोलने को स्टार्ट कर जाता है, या फिर उसको इंस्ट्रक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। द इफ जैसे कि सेकंड लैंग्वेज हम लोग सीखने को जाएंगे तो वी नीड सम इंस्ट्रक्शन फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, टेंस के बारे में पढ़ना होता है। सो ऑल दिस थ्री आर द characteristics of first language acquisition. So all of the above is the correct response. Very good, those who have given correct response। Last question, oral language in classroom helps in development। oral language क्या होता है? This part also I have covered। तो oral language का importance क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस किया है। in the classroom क्यों important है oral language का? to develop phonological डेवलपमेंट के लिए, सिंटैक्स डेवलपमेंट, वोकेबलरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? थोड़ा सोचो। सो फोनोलॉजिकल क्या होता है? फोनोलॉजिकल मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन, जो ट्यून तुम लोग बोल रहे हो, या फिर जो वर्ड को एक्यूरेटली जब एक इंसान बोलता है, वो होता है उसका फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करना अच्छी तरीके से,
वो चीज हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, जितना तुम बातें बोलोगे, जितना तुम उस लैंग्वेज को यूज करोगे, so automatically it will develop your phonological development। जैसे कि किसी किसी को इंग्लिश में फ्लुएंसी है, why that fluency became very जो फ्लुएंसी, वो क्यों फ्लुएंसी हुआ है, because they have used that language very much, that's why वो लैंग्वेज उनका फ्लुएंसी हुआ है, प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट है। तो ये चीज ऑरल लैंग्वेज डेवलप करता है, जितना बातें बोलो, ऑरल मीन्स बातें करना या फिर कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स का भी अगर तुम लोगों को बचपन में याद है, अगर तुम लोगों के स्कूल्स में होता था कि ऑरल टेस्ट लिया जाता था। ऑरल टेस्ट में क्या होता था कि तुमको एक पैराग्राफ पढ़ना है टीचर के सामने, वर्ड प्रोनाउंसिएशन करना है एक्यूरेटली। तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेटली फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, ऑरल जितना भी तुम लोगों ने टेस्ट दिया है अब तक। सिंटैक्स क्या डेवलप करेगा, एक वर्ड को किस तरह से सेंटेंस में जॉइन करके बोलना, तो वो चीज आ जाएगा सिंटैक्स में। जैसे कि डिफरेंट वर्ड को जॉइन करके किस तरह से एक सेंटेंस बनाया जाता है, किस तरह से उसका टेंस तुमको एक्यूरेट करना होगा, मतलब वर्ड फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड का जब तुम लोग फॉर्मेशन कर पाओगे इन अ वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इन योर दैट लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज तुम, जैसे कि इंग्लिश का क्लास है तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स को अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट करके, वेल फॉर्म्ड करके एक सेंटेंस बनाओगे, तो उससे क्या दिखेगा, योर सिंटैक्स हैज बीन डेवलप्ड। वोकेबुलरी डेवलपमेंट मतलब वर्ड पावर का नॉलेज, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है, जितने भी तुम लोग जानते हो, सो दैट विल इंडिकेट योर वोकेबुलरी डेवलपमेंट। वर्ड कितने जानते हो, हिंदी में, इंग्लिश में कितना जानते हो वर्ड। सो ऑरल लैंग्वेज का काम होता है इन क्लासरूम में टू डेवलप ऑल दिस। So that's why all of the above is the correct response. I hope from this MCQ questions you have learned something new, and it will help in your examination process, in your knowledge process, cognitive development में ज़रूर ये help करेगा। So I will be very happy if it will help you, and I will be happy if you like the video, share and subscribe my channel. Okay, thank you everyone. If you have any confusion you can comment में तुम लोग दे देना। Okay, thank you.